अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ पाक स्टडी 301 के लेक्चर नंबर 4 पर डिस्कस करूंगी। इसकी हेडिंग क्या है? सर सैयद अहमद खान एंड हिज कंट्रीब्यूशंस, यानी सर सैयद अहमद खान और उनकी जो खिदमात थी, जो कंट्रीब्यूशंस थी, उनके बारे में यहाँ पे उनका जिक्र किया जाएगा। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि सर सैयद अहमद खान जो है वो अजीम मुस्लिम रहनुमा थे, जिन्होंने इंडिया के मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात अंजाम दी और उनको जो एक निजात दिलाने वाले रहनुमाओं में से वो एक थे। उसके बाद क्या है कि सर सैयद अहमद खान जो है वो 1880 दिल्ली में पैदा हुए और ये वो टाइम था जब मुगल सल्तनत बिल्कुल अपने एंड ऑफ द टाइम, अपने खात्मे के बिल्कुल करीब थी। और उसके बाद क्या है कि सर सैयद अहमद खान के बारे में लिखा हुआ है कि उनकी जो फैमिली है वो पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हुई थी। जो उनके दादा हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो ईरान में और बर्मा में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। और उसके अलावा सर सैयद अहमद खान का जो इंटरेस्ट है वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा था। वो उनको अपनी जो विरासत थी अपने दादा की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से उनको मिला था। अब उसके बाद एसएम इकराम जो है, एसएम इकराम वो सर सैयद अहमद खान के बारे में लिखते हैं कि वो एक ऐसी बसीरत रखते थे जो कि स्टेट के अफेयर्स को समझते थे। उनको पता था कि हमने कैसे इन मामलात को समझना और इन पे चलना है। और वेस्टर्न लर्निंग और सिविलाइजेशन जो है इनका उनको सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था, यानी मगरबी तहजीब और जो उनकी जो इल्म था उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। और ये सब चीज़ें उनको उनकी विरासत में मिली थी, यानी उनके ग्रैंडफादर से मिली थी। उसके बाद क्या है कि सर सैयद अहमद खान जो है वो एक जब पैदा हुए तो एक हेल्दी बच्चे थे, तो उनके दादा थे वो उनको जट कहते थे कि हमारी फैमिली में एक जट बच्चा पैदा हुआ है। उसके बाद उनकी जो डेथ हुई तो उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने इस चीज़ को, इनको ब्रिटिश जो है इसको ज्वाइन कर लिया एज अ क्लर्क 1839 में। अब उनकी ब्रदर की डेथ के बाद उन्होंने हालात को बहुत ज़्यादा संजीदा लिया और अपनी लाइफ को बहुत जरूरतमंदाना तरीके से गुजारना शुरू किया। एक और मौका ने उनकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया और वो था 1857 यानी 1857 की जंग आज़ादी का वाकया। उसके बाद क्या कि 1841 यानी 1841 में उन्होंने अपना जो एग्ज़ाम है वो पास किया सब जज का, और वहाँ पे सब जज की हैसियत से जो है ड्यूटीज़ परफॉर्म करने लगे बिंजोर में। और जब ये 1857 यानी 1857 की जंग आज़ादी का टाइम था, उस टाइम पे भी वो एज अ सब जज अपनी ड्यूटी, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। और उन्होंने बहुत सारे इस्टेब्लिश जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस्टेब्लिश किया अलीगढ़ में, जहाँ पे उन्होंने अपने जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम रहनुमा उनको दोबारा से इस चीज़ की तरफ लाया कि वो कैसे अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं और दोबारा से सब कॉन्टिनेंट यानी जो बरसगीर के मुसलमान थे उनको डिप्रेस कंडीशन से निकालने के लिए काम किया। उन्होंने अपनी तमाम जो लाइफ है वो इस पर्पज़ के लिए वक्फ कर दी कि मुसलमानों और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनको कैसे क्लोज लाया जाए। वो 1898 में उनकी वफात हुई और उनको अलीगढ़ में दफनाया गया। अब उनकी सर्विसेज का जिक्र है, हिज सर्विसेज। उसके बाद क्या है कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो मुस्लिम इंडिया जो हैं उनकी बैकवर्डनेस है, यानी उनको जो अंधेरों में धकेला गया, जो उन पे डिप्रेशन और जिल्लत मुसल्लत की गई, उनका मकसद ये था कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि वो इनको इंडिया के जो मुसलमानों को उनको इन चीज़ों से निकालना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटिश थे वो मुसलमानों को इस जो वार थी इंडिपेंडेंस 1847 की जो वार थी उसका कसूरवार समझते थे, और हिंदू जो है वो मुसलमानों के अगेंस्ट जाके ब्रिटिश के बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके थे। और इन हालात में सर सैयद अहमद खान ने कम्युनिटी को गाइड किया और उनको जिंदगी की तरफ दोबारा लौटने का रास्ता दिखाया। उसके बाद डॉक्टर कल्बे आबिद सर सैयद अहमद खान के बारे में लिखते हैं कि सर सैयद अहमद खान एक ग्रेट लीडर थे, जो चंद ऐसे रहनुमाओं में से थे जिन्होंने मुस्लिम इंडिया जो है उनकी मदद की या उनको अंधेरों से निकालने में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ उनकी भी ऐसी खिदमत है जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता। यानी अंधेरों से मुसलमानों को निकालने के लिए कायदे आज़म के साथ साथ इनका सर सैयद अहमद खान का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। उसके बाद क्या आ गया, सर सैयद अहमद खान एंड पॉलिटिक्स, यानी सर सैयद अहमद खान और उनकी जो सियासत थी उसका जिक्र है। उसमें क्या है कि सर सैयद अहमद खान की अपना जो उनका जो पॉलिटिकल टाइम था उन्होंने इसमें एक शानदार जो सक्सेस है वो हासिल की। उन्होंने जो मिसअंडरस्टैंडिंग सी इंडियन मुस्लिम्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान उसको दूर करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले किया। जो पास्ट इंसिडेंट्स यानी आज़ादी की वजह से उनमें जो भी मसले मसाइल थे उनको दूर करने में सर सैयद अहमद खान ने बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले किया। उन्होंने मुसलमानों को जगाया कि वो कैसे अपने आप को दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं और कैसे अपने लिए दोबारा से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। मतलब दूसरे नेशंस की तरह वो भी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने आप को तरक्की की राह पे लाने के लिए। उन्होंने मुसलमानों को मोटिवेट किया कि वो मॉडर्न एजुकेशन को
सीखें, उनको अपनाएं, उनसे इंस्पिरेशन लें, उन पे एक्सपीरियंस करें। और उन्होंने मुसलमानों को बताया कि उनका जो ब्राइट फ्यूचर है इसी चीज के साथ ही एंगेज है अगर वो वेस्टर्न लर्निंग करते हैं। उसके बाद क्या है कि सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश कॉन्फिडेंस भी जीता और उनके साथ भी अपने रिलेशनशिप अच्छे बनाए, क्योंकि उन्होंने 1857 की जो वार थी उन्होंने उस टाइम पे ब्रिटिश जो लोग थे उनकी बहुत ज्यादा हेल्प की। उन्होंने अपने ये जो रिलेशन थे ब्रिटिश के साथ जो उनके बने हुए थे इसको उन्होंने यूटिलाइज किया मुसलमानों की बेहतरी के लिए, और एक जो स्टेबल सिचुएशन थी उसको कायम करने में उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया। अब ये इस तरह हुआ कि जब जंग आज़ादी में इनके बहुत सारे जो लोग हैं वो इंजर्ड हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो सर सैयद अहमद खान उस टाइम पे क्योंकि एज अ सब जज अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे तो उन्होंने इनकी मदद की। तो इस हेल्प की वजह से जो इनका ब्रिटिश के साथ जो रिलेशनशिप है वो एक अच्छा था। और क्या कह रहे हैं कि इन जो ये जो वाकया था इन्होंने मुसलमानों की जो जिंदगी है उनको टोटली चेंज कर दिया था और सारी दुनिया को हैरत में डाल दिया था, जो कि इस हैरत में पड़ गई थी कि कैसे उन्होंने अपने इन इवेंट से मुसलमानों की ज़िंदगी बदल दी। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि जो दिल्ली के जो हालात थे मुस्लिम कल्चर के वो टोटली तौर पे तबाह हो चुके थे, क्योंकि बहादुर शाह जफर को रंगून में जलावतन किया गया था। उसके बाद जो 24 मुगल शहजादे पीछे रह गए थे उनको बुरी तरह से तंग किया गया और फिर आखिर में उनको मार दिया गया। और उस टाइम पे एक खून का जो दरिया है वो बहाया गया, उनकी जो लाशें थी उनको जमुना में बहा दिया गया और मुसलमानों से उनकी तमाम प्रॉपर्टी, लैंड, एम्प्लॉयमेंट्स यानी उनकी जॉब्स चीज़ें थी वो सब छीन ली गई और उनको इंडिया का सबसे थर्ड क्लास सिटीजन बना दिया गया। तो इस चीज़ ने मुसलमानों के दरमियान के अंदर बहुत ज़्यादा इश्तिआल और बहुत ज़्यादा गुस्सा अंग्रेज़ों के ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बढ़ गया था। वो उनकी कल्चर और सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने उनको कन्विंस किया कि वो कैसे इनकी एजुकेशन और चीज़ों को अपना के और इनके कल्चर को अपना के कैसे अपने आप को बदल सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये एक बहुत महज़ब और सिविलाइज्ड और एजुकेटेड कौम है जिसने अपनी स्ट्रेटजी से अपने आप को दोबारा मनवाया और एक मुकाम हासिल किया। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि जो उनका मौजूदा स्टेटस है और जो उनकी अभी मौजूदा सूरत हाल है इसके अकॉर्डिंग वो इस गवर्नमेंट के साथ कोई भी जो मैटर है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको इस गवर्नमेंट के साथ उनके हालात के मुताबिक चलना होगा। उसके बाद क्या है कि सर सैयद अहमद खान ने लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया एंड रसाला असबाब बगावत हिंद लिखा, जिसमें उन्होंने मुसलमानों और गवर्नमेंट के दरमियान जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करने की कोशिशें की, इनकी आपस में जो शिकायत थी उनको दूर करने के लिए कोशिशें की। उसके बाद क्या है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जब कायम हुई तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को वार्न किया कि वो अभी इसमें पार्टिसिपेट ना करें, सियासत से अभी दूर रहें, अपने आप को स्टेबल करें, उसके बाद सियासत करें, क्योंकि इससे उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते थे और उनकी मुखालफत भी हो सकती थी। उसके बाद क्या उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी है जिसका जिक्र पहले भी हो सका है कि उर्दू हिंदी तनाज़ा जो चला था इसकी वजह से मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान बहुत ज़्यादा क्लैशेस आ गए थे। अब उसके बाद इसमें वो क्या कह रहे हैं कि उर्दू जो है वो हिंदुओं और मुसलमानों की एक मुश्तरका ज़बान थी, लेकिन 1867 में बनारसी जो हिंदू हैं उन्होंने हिंदी के ज़रिए उर्दू की जगह लेने की मुहिम शुरू की। मतलब उनका ये ख्याल था कि अब हमारी जो हिंदी जमात है उसको हर जगह पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उन्होंने अपने मकसद को हासिल करने के लिए बहुत सारी तंजीमों का ऐलान किया और सर सैयद अहमद खान की हौसला शिकनी भी उन्होंने की, और जिसकी वजह से उन्होंने शेक्सपियर को कहा कि अब ये दोनों अक़वाम इकट्ठे नहीं रह सकते, यानी अब ये दोनों कौमें इकट्ठे नहीं रह सकती। और सर सैयद अहमद और उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने अपनी कोशिशें की उर्दू को बचाने के लिए, जिसमें जो मोहसिन मलिक हैं उनका नाम से ज़्यादा अहम है कि उन्होंने इस चीज़ में मुनज़्ज़म किरदार अदा किया, उन्होंने उर्दू को डिफेंड किया मुस्लिम्स के लिए। उसके बाद क्या मुस्लिम एज अ नेशन के मुसलमान बहैसियत एक कौम। अब इसमें क्या कि सर सैयद अहमद खान एक ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कुछ जो राइटर्स थे उन्होंने इसकी तनकीद भी, उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम एक ही कौम है, आप इनको अलग-अलग ना करें, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हकीकत ये है कि दोनों कौमें अलग अलग हैं, इनके दरमियान सिर्फ एक वर्क रिलेशनशिप है, लेकिन ये दोनों कौमें अलग अलग हैं। उन्होंने कहा कि इस मुसलमानों और हिंदुओं को अपना जो दिमाग है वो ऐसी सोच की तरफ लगाना चाहिए जिससे इनकी तरक्की मुतासिर ना हो। मतलब इनका दिमाग इन कामों की तरफ नहीं होना चाहिए जिनसे कि इनकी तरक्की मुतासिर हो या इनकी सोच मुतासिर हो। जैसे उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी थी तो इसकी वजह से सब कुछ मुतासिर हुआ। उसके बाद क्या है कि वो अलहदा वोटिंग के हक में थे। वो कहते थे कि इलेक्टोरेट सिस्टम हो जिसमें पता चले कि कौन कैसे रहना चाहता है। 1883 में उन्होंने मुसलमानों के लिए अलहदा
जो वोटर है उनको सपोर्ट किया और उसका ऐलान किया और उन्होंने कहा कि इन वोटिंग के जरिए देखा जाए कि मेजोरिटी किस तरफ रहना चाहती है और उनके क्या राय है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तानी मुहिब वतन तंजीम। अब 1888 में सर सैयद अहमद खान ने इसकी बुनियाद रखी, जिसका मकसद ये था कि कांग्रेस के प्रोपेगेंडा को इससे मीट किया जाए। अब इसमें मुसलमानों और हिंदुओं ने इसको ज्वाइन करना शुरू किया और इस तंजीम का खास मकसद ये था कि मुसलमानों के इमोशंस यानी उनके जज्बात की तर्जुमानी करती थी। उसके बाद नेक्स्ट किया मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन। अब ये क्या कि दिसंबर 1893 में सर सैयद अहमद खान ने इस तंजीम की बुनियाद रखी, जिसका बेसिक मकसद मुसलमानों के मजहबी, सियासी और समाजी हकूक़ की हिफाजत करना था। और सर सैयद अहमद खान एक ग्रेट लीडर थे जिन्होंने इस चीज़ में खिदमत अंजाम दी कि वो मुसलमानों को अपनी एक अलहदा शनाख्त दिला सके। उसके बाद ओटो वॉन बिस्मार्क के बारे में है कि उन्होंने जर्मन नेशन को सर्व किया, लेकिन उन्होंने तमाम जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज थे उनको यूज करते हुए, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने बगैर किसी सोर्स के अपनी कौम को सर्व किया, इसलिए उनको खालिद बिन सईद का लक़ब भी दिया जाता है और उनको बहुत सारे ट्रिब्यूट्स भी पेश की जाती है, यानी खराज तहसीन पेश किए जाते हैं और उनको इस बात के लिए भी सराहा जाता है कि उन्होंने मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन सीखने की तरफ रागिब किया कि वो कैसे अपने आप को सामने ला सकते हैं। तो ये आपका आज का लेक्चर था। अब इसमें इंपॉर्टेंट देखते क्या है। सबसे पहले क्या है कि सर सैयद अहमद खान की कंट्रीब्यूशन क्या थी, तो ये आपको सब्जेक्टिव में आ तो उसके लिहाज से आप उनकी मेन बातें लिख सकते हैं कि जैसे उन्होंने मुसलमानों को आइडेंटिटी देने के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। उसके बाद उन्होंने मुसलमान और ब्रिटिश के दरमियान जो क्लैशेस चल रहे थे उनको सॉल्व करने के लिए काम किया। मतलब इस पूरे चैप्टर्स में से आप ये पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं जो अपनी वर्डिंग में आप इनको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर उसके बाद उनकी सर्विसेज आ रही हैं तो उसमें भी आप यही चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आप उनकी जो रसाले हैं दो उनका नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद उनकी पॉलिटिक्स के बारे में है, मतलब ये सारा आपका ज़्यादा सब्जेक्टिव बन रहा है। इसमें सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव जो डेट्स यूज़ की गई हैं कि किस डेट पे क्या काम हुआ था, आप उनको जो है ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है ये सारा सब्जेक्टिव में आएगा कि उनकी पॉलिटिक्स क्या है, तो इसमें भी आप उनकी जो खिदमात है उनको ही बयान कर सकते हैं। इसमें उनके रिसालों का जिक्र कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं कि रिसाले कब शाया हुए थे, पब्लिश हुए थे। 1885 में रिसालों के नाम क्या थे, लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया था और रिसाला असबाबे बगावत हिंद था। उसके बाद उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी कब शुरू हुई थी, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, इसकी डेट क्या थी। और जो ये यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन कब बनी थी, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन कब बनी थी, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सर सैयद अहमद खान को क्या लक़ब दिया गया था, ये इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खालिद बिन सईद का लक़ब दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद कौन सा ऐसा वो लीडर था जिसने जर्मन कौम को सर्व किया था, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो ये उसमें आपने ये लिखना ओटो वॉन बिस्मार्क, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये आज का आपका लेक्चर था। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक गिवन होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।